हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। वेलकम टू स्टडी हब। तो आज की हम इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिजिकल साइंस के टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, पहले देखिएगा जो साइंस है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, तो लैटिन भाषा के साइंटिया से बना हुआ है। इसको याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जानना, टू नो। ओके, और जो आपका फिजिकल वर्ड है, जो फिजिकल है वो किससे बना हुआ है, एक्चुअली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो स्टार्टिंग करते हैं वो इसी से करते हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिका से बना हुआ है। किससे? फ्यूसिका से। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं इस वीडियो में, देखिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि विज्ञान का इतिहास विज्ञान के ज्ञान और विज्ञान का ऐतिहासिक विकास है। ठीक है, तो जो आप हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री पढ़ते हैं जब साइंस का, तो उसमें आपको विज्ञान का नॉलेज और साथ ही साथ विज्ञान का जो ऐतिहासिक विकास था उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विज्ञान का इतिहास विशेषतः भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान का इतिहास समानतः क्या था, वर्णनात्मक था। यानी कि जो 18वीं शताब्दी से लेकर जो 20वीं शताब्दी तक विज्ञान का इतिहास रहा है, किसको लेके, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान को लेके, वो कैसा था, वर्णनात्मक था। नेक्स्ट देखिएगा, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में यूरोप में आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ से हुआ था। कहाँ से हुआ था, यूरोप से हुआ था। और यही देखिएगा एक पॉइंट और है, औद्योगिक क्रांति का जन्म। औद्योगिक क्रांति का जन्म कहाँ से हुआ था, यूरोप से। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो साइंस का इफेक्ट है वो यूरोप पे कुछ ज़्यादा ही पड़ा था। वहीं से आपका औद्योगिक क्रांति का भी जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, आपको नीचे कुछ साइंटिस्ट के नाम गिवन है जो आपके बुक में दिए गए हैं। इनके बारे में कुछ डिटेल्स से दिया गया है और इसका वीडियो भी 2-3 महीने पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। पहला देखिए, फ्रांसीसी ग्रिक जो कि आपके डीएनए का संरचना डबल हेलिक्स मॉडल दिए हैं, जिसके लिए इनको 1962 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। बीरबल सहानी जो कि जीवाश्मिक वैज्ञानिक हैं, और जो आपके जगदीश चंद्र बोस हैं, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं जेसी बोस, इन्होंने बेसिकली जो है क्रेस्कोग्राफ दिया था और इन्होंने साथ ही साथ जो है वायरलेस वेब की खोज की थी। और जो आपका लास्ट वैज्ञानिक है वो है विलियम हार्वे ने बेसिकली जो है मानव में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो इन चारों वैज्ञानिक के बारे में छोटा वीडियो है, आप 2x पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि फिर फिजूल का यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य, हम बच्चों को भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि उनमें पर्यावरण से परिचित कराना, छात्रों को पर्यावरण से परिचित कराना, साथ ही साथ छात्रों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेक्षण, खोज, वर्गीकरण आदि की योग्यता का विकास करना। बेसिकली बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ देखिएगा कि उनमें जो है व्यवस्थित तथा तर्कसंगत रूप से सोचने की आदत का विकास करना, लॉजिकल थिंकिंग का भी डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए हम फिजिकल साइंस को बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि विलियम हार्वे ने क्या खोजा था। तो विलियम हार्वे ने जो है मानव में रक्त परिसंचरण का खोज किया था। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए, अभी आपने टॉपिक देख लिया, अब चलते हैं एमसीक्यूज पे। कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर से टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए, पहला है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। तो किस भाषा से हुई है, साइंटिया से। जो आप देखें तो चारों ऑप्शन आपको रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बना सकते हैं। तो साइंटिया जो है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से, फ्यूसिका से। ओके, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा, विज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव की अराजकता विविधता को तार्किक रूप से एक समान विचार प्रणाली के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है। तो ये जो है आपके आइंस्टीन का कथन है। आंसर विल बी ए इज राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के किससे बना है? फ्यूसिका से। आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान विज्ञान की प्रकृति का सच नहीं है? तो विज्ञान की प्रकृति अस्थायी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है, विज्ञान प्रकृति में स्थिर है, तो ये स्थिर नहीं होता है, तो आंसर विल बी सी। अगला है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो मैक्स प्लांक ने खोज की थी। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट। रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, देखिए नॉन लिविंग मैंने बोल दिया, अगर रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग आता है तो आप जेसी बोस के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि रिस्पॉन्स इन द लिविंग, सो ये हो जाएगा एस.एन. बोस, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, लेजर अभियांत्रिकी, ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, ये सारे जो है भौतिक विज्ञान के प्राथमिकता युक्त क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ विज्ञान का उप विषय है, तो आपका जो पदार्थ विज्ञान है, जो आपका फिजिकल साइंस है, उसका जो उप विषय है वो भौतिकी है और रसायन है। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। नेक्स्ट, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? टू नो, ठीक है, जानना, तो आंसर ए इज राइट। अगला देखिएगा, विज्ञान का ज्ञान है, तो विज्ञान किसका ज्ञान है? क्रमबद्धता का ज्ञान है, सुसंगठित, आप उसके थ्रू एक सिस्टमेटिक ढंग से आप नॉलेज लेते हैं, संगठित होता है, सो आंसर विल बी डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसका कथन है कि विज्ञान का अर्थ केवल परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाने की ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देने की विज्ञान है। एक बार और देखिए, विज्ञान किसका कथन है कि जो विज्ञान का अर्थ है केवल परखनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको या उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना ही क्या कहलाता है? विज्ञान होता है। सो ये जो है आपके चाचा नेहरू ने बोला है, आंसर विल बी बी इज राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होता है? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है लॉजिकल थिंकिंग पे, तार्किक चिंतन, आंसर विल बी डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए कि विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? वैज्ञानिक विधि। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। अगला देखिए, विज्ञान वर्ग में कौन से दो उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? तो अभी आपने देखा भौतिक विज्ञान, जैव विज्ञान, तो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। साइंटिया शब्द का अर्थ है, साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज, आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट है कि विज्ञान प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। तो ये किसने कहा है? ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है वो डैम्पियर ने दिया है, तो आंसर विल बी ए इज राइट। अगर बात करते हैं किसी भी धारणाओं, किसी भी कॉन्सेप्ट के बीच का जो है संबंधों की बात कौन करते हैं? डैम्पियर करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान की जो प्रकृति है वो स्थिर है, ये जो है गलत है, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति क्या है? अस्थिर होती है। नेक्स्ट, निम्न कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिएगा कि विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है एंड वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए एक मार्गदर्शिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट, वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए क्या है? मार्गदर्शिका है। नेक्स्ट देखिए, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित है, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित है? वैज्ञानिक विधि सम्मिलित है, आंसर इज ए। नेक्स्ट, विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन है, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट।
अब देखिए, ये तो बहुत हुआ एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज, कितना करेंगे एमसीक्यूज। चलिए अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये देखिए कुछ आपके सामने टिचिंग मेथड्स, सामान्य शिक्षण विधियाँ। इवन ये सिर्फ फिजिकल साइंस में नहीं है, जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं, या फिर आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, वॉट, ठीक है। 15 पेडागोजी सब्जेक्ट है आपके, जो भी सब्जेक्ट है, आपको ये जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सब में पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हैं, फिलहाल तो आप फिजिकल वाले ही होंगे, आई नो, लेकिन आप सभी लोग इनमें से कोई भी मेथड्स को आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, विवेचन विधि हो गया, प्रदर्शन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, कुछ मेथड्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर द आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है, उसको तो आप कर ही ले जाएंगे। तो जैसे देखिएगा, आपको इसमें देखने वाली क्या चीज़ है कि आपका ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिक्स से बना हुआ है। किससे? ह्यूरिस्टिक्स से, जिसका अर्थ होता है खोज या अन्वेषण, जिसके वजह से हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि या अन्वेषण विधि। तो आई बात समझ में। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने दिया है। ओके, अब देखिए ये प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये पहले के वीडियोज़ में ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब देखिए, अब बताइए मुझे कि यूनिट प्लान होता क्या है? इकाई योजना, इकाई योजना क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। तो यूनिट प्लानिंग, ठीक है। अब बेसिकली यूनिट प्लान क्या होता है? कोई भी आप फॉर एग्जांपल अपना बुक ले लीजिए, ठीक है। आपके बुक में जो है 300 200 के जो बुक है, उसको कैसे मात्र 4 यूनिट 5 यूनिट में उसको कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट, आपके एक पुस्तक का क्या है? छोटा सा खंड है, भाग है, तो यूनिट हो गया। अब देखिए कि 1947 में स्मिथ ने इकाई का वर्गीकरण उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो है यूनिट का वर्गीकरण किया गया है। किसने? स्मिथ ने। और इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा है, एक प्रविधि योजना, मानकीय योजना, आलोचनात्मक योजना, ठीक है। प्रविधि योजना यानी कि जो प्रोसेस यूनिट हो गया, प्रोसेस यूनिट में क्या होता है? खोज वगैरह की जाती है। मानकीय योजना क्या होता है? जिसको नॉर्मेटिव कहते हैं। नॉर्मेटिव में क्या होता है? मानकीय की बात की जा रही है, जो कि क्या रूल वगैरह रेगुलेशन में हो, ठीक है, रूल वगैरह की बात की जाती है। आलोचनात्मक योजना, आलोचनात्मक यानी जो है क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल जो आपका यूनिट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कौशल की बात की जाती है। सो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अब आपके सामने कुछ बुक्स के नाम आ गए जो आपके फिजिकल साइंस के बुक में मेंशन है, तो उसको आप याद कर लें, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बुक जो है आपको सारे टीचिंग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पेपर कोड 110 में तो है ही, उसमें तो भर भर के बुक्स दिए गए हैं, और जो कि मैंने ऑलमोस्ट करा भी दिए हैं, 1-2 कहीं छूट गए होंगे, ठीक है, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो आर्मस्ट्रांग ने दिया है, और इन्होंने जो है ह्यूरिस्टिक मेथड को दिया था। हाउ वी थिंक, ये इसको मैंने पेपर कोड 110 में भी कराया हुआ है, मुझे याद है, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा मैराथन मेरा, तो आपको भी पक्का याद होगा। तो ये जॉन डेवी ने कराया है, ठीक है। कराया नहीं है, मतलब ये जो बुक है जॉन डेवी की है, हाउ वी थिंक। माइक्रो टीचिंग जो बुक है वो बेसिकली एलन और रेयान की पुस्तक है। सो आंसर विल बी, आंसर नहीं है, ठीक है, तो एलन और रेयान हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग बुक किसने लिखी है? एलन और रेयान ने। और द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये किसकी पुस्तक है? ब्रोनर की, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे वही टॉपिक्स मैंने लिया है जो अगर टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि सांबवी मैम ने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कवर कर ही दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ छूटा हो, मेरे ख्याल से जो लगा उसको मैंने यहाँ पे पुटअप किया हुआ है। सो नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं इकाई योजना, जो यूनिट प्लानिंग होता है, और लेसन प्लान, उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो सिंपल आप बता सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके सब्जेक्टिव में भी आपको पता है कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सेम टू सेम बुक के उठा के तो आते नहीं हैं, वो मॉडरेट आते हैं। और मॉडरेट क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं कि पहला तो आपका प्रेजेंट आप माइंड वहाँ पे होना चाहिए, और दूसरा कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब्जेक्टिव के लिए भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो देखिए यहाँ पे इकाई योजना क्या होता है। मैंने अभी बताया कि एक विषय का खंड होता है, एक पूरा बुक है उसका एक छोटा सा खंड है, छोटा सा पार्ट, वो हो गया इकाई योजना। पाठ योजना क्या होता है। अब जो पाठ योजना, जो लेसन प्लान होता है, वो इकाई योजना के अंतर्गत आता है। अब देखिए आपका जो ये बुक है, बुक में कितने यूनिट है, टोटल 5 यूनिट मान लीजिए है। 5 यूनिट में आपको एक कितने चैप्टर है, मतलब कि चैप्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर पहले यूनिट में जो है 6 चैप्टर, 5 चैप्टर, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो आपका पाठ योजना होता है वो इकाई योजना का क्या होता है, पाठ भाग होता है, उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद से देखिए पाठों की श्रृंखला, जो इकाई योजना है उसके अंतर्गत जो है पाठों की श्रृंखलाएं होती हैं। लेकिन जो आपका पाठ योजना है बेसिकली जो है एक टाइम पे इसको आयोजित किया जाता है, इसका जो प्लानिंग किया जाता है वो एक थोड़े से टाइम के लिए किया जाता है, ताकि पाठ की जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। और जो इकाई योजना है उसमें आपका सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य दोनों होता है, लेकिन जो लेसन प्लान होता है उसमें विशिष्ट उद्देश्य को रखा जाता है। सो ये थे इकाई योजना और पाठ योजना के बीच अंतर, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अभिक्रमित अधिगम के पिता कौन है, द फादर ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो कौन है, प्रोफेसर स्किनर है। नेक्स्ट देखिए अभिक्रमित अधिगम का सिद्धांत, ये सिद्धांत से मैंने देखा है, इतने क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू कराया है ना, तो सिद्धांत से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको जो है कुछ सिद्धांत दे रहा है और कौन से नहीं हैं, या फिर पूछ दिया जा रहा है कि इनमें से कौन से अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत से क्या है, संबंधित है। तो पहले आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए लघु पदों का सिद्धांत, ये अभिक्रमित अधिगम का सिद्धांत है। तत्परता अनुक्रिया का सिद्धांत, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्व गति का सिद्धांत, छात्र मूल्यांकन का सिद्धांत, ये किसके सिद्धांत है, अभिक्रमित अधिगम के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आता है कुछ ट्रिक वाली बात, है ना। अभी तो ऐसे हमने समझा। अब देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम, चूंकि हमने पेपर कोड 110 में अनुदेशन पढ़ा है और इतना सारा जो है मैंने उसको आपको रिवाइज करा दिया है और ट्रिक के साथ मैंने उसमें बताया हुआ है मैराथन में। तो अभी भी मेरे दिमाग में अनुदेशन आ रहा है, चूँकि यहाँ पे अधिगम है और सेम चीज़ है, अधिगम का ये अनुदेशन, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए रेखीय अभिक्रमित अधिगम जो है वो किसने दिया, स्किनर ने। इसके लिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताया था, बहुत अच्छा। ये तो आपने हमको फीडबैक दिया नहीं, रिव्यू आपने दिया ही नहीं कि अच्छा था या नहीं अच्छा था। देखिए जो रेखीय है बेसिकली आपके, इसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर आपकी जो स्किन है, ठीक है, स्किनर से आप स्किन से रिलेट कीजिए। स्किन पे बहुत सारे क्या है, लाइंस हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं वगैरह हैं। तो स्किनर से आप ऐसे याद कर सकते हैं रेखाएं। उसके बाद से शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो मैंने इसको बताया भाई, अगर पेड़ों के शाखाओं पे कौन बैठता है, कौवा बैठता है, सिंपल। देखिए आपको यहाँ पे ट्रिक से मतलब है, याद करने से मतलब है, ठीक है। अब ट्रिक कोई भी हो और कैसे भी याद कराया जाए, बस आप याद कर लीजिए। आपको एग्जाम में बेस्ट करना है तो आप बस याद कर लीजिए। तो शाखीय अभिक्रमित अधिगम जो है वो बेसिकली किसने दिया है, क्राउडर ने। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका जो सामना है ये थोड़ा सा, मैंने इसका तो मैंने अभी ट्रिक नहीं बताया है कि अनुकूलीय जो है अभिक्रमित अधिगम, इसको मैंने अभी तक बताया नहीं है। और ये जो है बेसिकली गॉर्डन पास्क ने दिया है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अनुकूलीय अभिक्रमित अधिगम, फॉर सपोज आपका जो है माइंड कभी डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड ही है और डिस्टर्ब तो होना जायज़ है, बिकॉज जो है अप्स डाउन तो होते रहते हैं। तो देखिए कभी आपका मूड फ्रेश हो या फिर आप फ्रेश करना हो, और या फिर आपको जो है कभी टहलने वगैरह का यूं ही मन कर दिया, तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं चलो अपने पास के किसी गार्डन में चले जाते हैं। पास के गार्डन में, तो गार्डन पास को तो आपको याद होगा है, पास के गार्डन में जाते हैं तो गार्डन पास से मिलेंगे, है ना। तो गार्डन पास तो आपको याद हो गया ना। अब देखिए जो अब वो गार्डन जो मतलब आपके अनुकूल लगता हो, आप उस गार्डन में चले जाते हैं, जो आपको पसंद हो उसमें आप जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा मैथेटिक्स। अब मैथेटिक्स अभिक्रमित अधिगम क्या होता है, इसको मैंने बताया था। मैथ्स के अगर आपको फार्मूला वगैरह आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर उस पर पकड़ नहीं है, सो उसमें तो गलतियाँ जायज़ है, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं अगर आप उसमें आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो मैथेटिक्स गिलबर्ट,
गिलबर्ट यानी कि गलतियाँ क्या होती हैं, बर्ट मतलब बार बार होती हैं। यही ट्रिक्स थे आपको याद कराने के। अब देखिए आपके विज्ञान पाठ्यचर्या को करने के लिए और उसके जो उद्देश्य हैं उसको एकदम सेट करने के लिए, उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए जो है कुछ प्रोजेक्ट जो है आरंभ किया गया था। तो उसको देख लीजिए। पहला है कि जो है क्लास प्रोजेक्ट। अब क्लास प्रोजेक्ट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म देखिए कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जा रही है तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली कंप्यूटर के ज्ञान के लिए जो है इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था। अब नेक्स्ट देखिएगा, AAAS प्रोजेक्ट क्या होता है, ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस। ये जो है विज्ञान के पाठ्यचर्या के सुधार के लिए जो है इस प्रोजेक्ट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट PSSC प्रोजेक्ट क्या होता है, PSSC का फुल फॉर्म हो गया फिजिकल साइंस स्टडी कमेटी। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है वही सेम चीज़ पाठ्यचर्या को सुधार करने के लिए, और जो कि अमेरिका में किया गया था, कब 1956 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली क्या है, व्यक्तिगत प्रणाली क्या है, PSI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PSI कहते हैं। PSI का फुल फॉर्म आप हमको बता सकते हैं। देखिए PSI का फुल फॉर्म होता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिसको दिया किसने है, फ्रेड एस कैलर ने दिया है, और इन्हीं के नाम पे इस योजना को, ये जो प्रणाली है या इस PSI को हम क्या कहते हैं, कैलर योजना कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के पक्ष क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसको देखिए। तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, पूर्व अंतःक्रिया पक्ष, अंतःक्रिया पक्ष और पश्च अंतःक्रिया पक्ष। ओके, तो पूर्व में क्या होता है, बेसिकली हम योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग वगैरह, ठीक है, टीचिंग की, और अंतःक्रिया में हम टीचिंग कराते हैं, एंड पश्च अंतःक्रिया में क्या होता है, मूल्यांकन, इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म जो है अध्यापन के घटक। अब देखिए सूक्ष्म अध्यापन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उसको देखिए। तो पहला है कि शिक्षण अधिगम प्रयोगशाला कार्य, इसमें जो है खोज वगैरह की बात की गई है। ठीक है, पहले करके सीखने पे यहाँ पे बल दिया गया है। सेकंड है सुरक्षित अभ्यास के लिए अवसर। अब यहाँ पे जो है स्वतंत्र रूप से क्या सीखने की अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म तत्व एवं शिक्षण कौशल, और लास्ट है आपका कौशल का यहाँ पे डेवलपमेंट एंड प्रतिपुष्टि, यहाँ पे फीडबैक की बात। और 5th नंबर जो आपका है वह आदर्शवादीकरण। आदर्शवादी जो अध्यापक हैं उनके भी जो है व्यवहार बच्चों पे कैसे इफेक्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिजिक्स। हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिजिक्स बेसिकली इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HPP प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि 1964 में अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ था। और हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिजिक्स को हम शॉर्ट में, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं प्रोजेक्ट फिजिक्स भी है, प्रोजेक्ट फिजिक्स। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, ये जो है भौतिक विज्ञान के सुधार के लिए किया गया था। अब देखिएगा कैम स्टडी क्या होता है, कैम स्टडी इसका फुल फॉर्म क्या है, केमिकल एजुकेशन मटेरियल स्टडी, जो कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उसके पाठ्यचर्या के सुधार के लिए इसका यूज़ किया गया है, इसका प्रारंभ किया गया था। एंड फॉर केमिस्ट्री के लिए जो है कैम और CBA क्या होता है, केमिकल बोर्ड अप्रोच। ठीक है, क्या होता है, केमिकल बोर्ड अप्रोच, इन दोनों का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला देखते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, कुछ अलग टॉपिक आ गया। ठीक है, देखिए जो है एडगर डेल ने 1969 में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयुक्त हेतु एक अनुभव शंकु क्या दिया था, उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस विकसित किया था। एडगर डेल ने क्या विकसित किया है, अनुभव शंकु को, कोन ऑफ एक्सपीरियंस को। इसको बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब ये अनुभव शंकु होता क्या है, तो ये जो है एक टीचिंग, अपने लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जो इन्होंने अनुभव शंकु दिया है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है, स्टेप्स इसमें जो इन्होंने दिए हैं उसको फॉलो करने होते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको ध्यान में रख के जो है अधिगम की जो भी चीज़ें होती हैं, सामग्री को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें जो इस शंकु का आधार होता है वो क्या होता है, सीधे डायरेक्ट या फिर जो है अर्थपूर्ण अनुभव होता है या फिर मूर्त अनुभव होता है, और जो टॉप पे जो शीर्ष पे होता है वो मौखिक संकेत या अमूर्त अनुभव होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना जानिएगा कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसने दिया है, किसने दिया, एडगर डेल ने दिया है। ठीक है, 1969 में। अब देखिएगा
इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? प्रदर्शन मीडिया, जैसे कि निम्नलिखित में से प्रदर्शन मीडिया कौन है? अगर आपको पता है तो आपने तो टिक करके चले आए, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर आप सोचेंगे कि क्या करना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे बस आप एक बार देख लीजिए क्या करना है। फ्री का नोट्स मिल रहा है, फ्री का वीडियो है, 2x पे करके देखना है, 1 सेकेंड में आपको सारा चीज़ रिवाइज हो जा रहा है, तो देख लीजिए। प्रदर्शन मीडिया क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, मॉडल, नमूना तथा जीवित जीव जंतु, ये सब जो है प्रदर्शन मीडिया में आते हैं। नेक्स्ट, तकनीकी आधारित मीडिया। तकनीकी आधारित जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मीडिया होता है वो क्या हो गया? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्शन, स्लाइड जो हो गया, ठीक है, और स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सारे जो है तकनीकी आधारित मीडिया होते हैं। अब अगला देखिए, और ऐसे करके आपका ये लास्ट जो है पेज है, और इसके बाद से जो है कुछ MCQs करेंगे फटाफट से, क्योंकि बहुत हो गया टॉपिक, कितना टॉपिक करेंगे आप। अब देखिए, परंपरागत एवं निर्मितवादी शिक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग होता है और आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, इसमें क्या अंतर होता है उसको देखिए। जो परंपरागत टीचिंग होता है, जो ट्रेडिशनल होता है, वो बहुत ही बोरिंग होता है। पहले मेरे मुंह से सुन लीजिए, फिर हम इसमें क्या है एक्चुअली आपको लिखने लायक उसको हम बताएंगे। तो ये क्या होता है? काफ़ी बोरिंग होता है, बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अब देखिएगा कि जो है शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतर, अब शिक्षक जो है क्या करता है, इसमें जो भी करता धरता होता है शिक्षक होता है। शिक्षक क्या करता है? ज्ञान का स्थानांतर करता है। जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, अब देखिए यहाँ पे जो है निर्मितवाद, इसमें जो है ज्ञान का अर्थ मतलब नवीन अर्थ ढूंढने पे बल दिया जाता है, करके सीखने पे बल दिया जाता है, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा मेथड होता है, टीचिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, जो परंपरागत होता है, जो ट्रेडिशनल होता है, वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, निष्क्रियता पर आधारित होता है। कैसे? अब इसमें जो है टीचर भोंक रहा है, टीचर को ही बोलना है बस, और बच्चे क्या है चुपचाप से सुन रहे हैं, तो उसमें कोई भी डेवलपमेंट एक तो हो नहीं रहा है, ठीक है। और ये इसमें बच्चे क्या है? निष्क्रिय होते हैं। सो जो है निष्क्रियता पर आधारित होता है, और ये जो आपका निर्मितवाद शिक्षण है वो सक्रियता पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है रटने पर बल देता है, रोट लर्निंग पे बल देता है। कौन? आपका परंपरागत शिक्षण। और जो आपका निर्मितवाद शिक्षण होता है वो मानसिक क्रिया, आपके मेंटली एक्टिविटी, जो आपके मानसिक क्रियाएं हैं उस पर जो है वर्क, आप कुछ भी खोज कर रहे हैं तो अब मेंटली आपको प्रिपेयर, आप किससे एक्टिविटी करते हैं? एक्टिविटी जो आपकी होती है वो कैसी होती है? मानसिक क्रियाएं होती हैं, वहाँ पे मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, ओके। अब देखिए इसमें जो है छात्र अकेला कार्य करता है, जो आपका क्या होता है? परंपरागत शिक्षण होता है। लेकिन जो अगर बात करते हैं निर्मितवाद, उसमें जो है ग्रुप में बच्चे काम करते हैं, ठीक है, समूह में कार्य करते हैं। सो ये रहा। अब ये सिंपल नोट्स है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली, आपको इतना बड़ा, क्योंकि हम चाहे तो बुक को भी यहाँ पे शो करा के, बुक को भी यहाँ पे मेंशन करा के आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो है ये शॉर्ट नोट बेसिकली आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप फटाफट से जो है, आपको ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के चीज़ों को ना पढ़ के टू द पॉइंट आप बस पढ़ के चले जाएं, क्योंकि टाइम है ही नहीं कि आप इतना लेके बैठे और पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि जो है अब एक लास्ट है टॉपिक, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP 1986। क्या है NEP 1986? अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना जाने, बस इसमें जो है कितने भाग दिए गए हैं? 12 भाग दिए गए हैं। क्या पता इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्री का नोट है, पढ़ लीजिए। देखिए पहला जो भाग है वो क्या होता है? भूमिका। दूसरे भाग में आपका शिक्षा का सार और उसकी भूमिकाएं होती हैं। तीसरा जो भाग है वो है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। चौथा भाग है समानता के लिए शिक्षा, और पांचवा भाग है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, और जो छठा है वो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा। एंड नेक्स्ट है आपका शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। और आपका जो 8 है, जो पार्ट 8 है, उसमें आपका आ जाता है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नई दिशा देना। और 9 में आपके टीचर शिक्षक आते हैं, और जो 10 नंबर है वो उसमें आते हैं शिक्षक का प्रबंधन, और 11 है आपका संसाधन तथा समीक्षा, और 12 जो है वो आपका हो गया भविष्य, ठीक है। तो ये थे आपके जो है NEP 1986 के कुछ जो 12 भाग मेंशन किए गए हैं। 12 भाग ही होते हैं, इतना ध्यान। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा योजना विधि का सिद्धांत है? देखिए उद्देश्यों का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत,
या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं किस में? आगमन विधि में, अन्वेषण विधि में, योजना विधि में या समस्या समाधान विधि में। तो आपको पता है ज्ञात से अज्ञात की ओर हम किस में जाते हैं? आगमन विधि में। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है? पहले क्या होता है? एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है तो करके सीखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति प्रयोगों एवं निरीक्षणों पर आधारित होता है। तो ये जो कथन है, ये जो विधि है, ये प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, प्रयोगों की बात की जा रही है ना, और तर्क शक्ति दोनों का विकास आपके प्रयोगशाला विधि में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्रोत विधि का मूल स्रोत है? कौन सा स्रोत विधि का मूल स्रोत है? तो लिखित या मुद्रित अभिलेख, भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, तो उपयुक्त सभी। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है, वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। तो जो ये कथन है वो किसका है? तो जेम्स एम ली का कथन है। इन्होंने कहा है कि जो वाद विवाद है, जो डिस्कशन मेथड है, वो एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं छात्र क्या करते हैं? सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। तो आंसर नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिएगा कि खोज विधि में करके सीखने के सिद्धांत का प्रमुख चरण नहीं है। तो अवलोकन जो है करके सीखने का प्रमुख चरण नहीं है। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? छात्र जो है काम करके, तो काम करके जो है अन्वेषण विधि के तहत आता है, खोज विधि के तहत आता है, या ह्यूरिस्टिक विधि के तहत। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान की कौन सी विधि उपयुक्त है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छोटी कक्षा है, प्राइमरी लेवल पे जो विज्ञान होता है, विज्ञान को पढ़ाया जाता है, उसके लिए जो है प्रदर्शन विधि और या जो है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि क्या होता है? उपयोगी होता है। नेक्स्ट, किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो सक्रिय रूप से प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट देखिए, व्याख्यान विधि के दोष हैं। व्याख्यान विधि के दोष क्या हैं? तर्क स्मरण एवं चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिलता व्याख्यान विधि में, बिल्कुल सही बात है। करो और सीखो सिद्धांत की अवहेलना होती है, ये भी सही है। अमनोवैज्ञानिक होता है, जो व्याख्यान विधि होता है वो कैसा होता है? अमनोवैज्ञानिक होता है। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिएगा, व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है क्यों? व्याख्यान विधि की जरूरत क्यों होती है? व्याख्यान विधि का प्रयोग क्यों होता है? तो पाठ का सारांश बताते समय, बिल्कुल सही बात है। महान वैज्ञानिकों की जीवनी बताते समय, तब भी हम व्याख्यान विधि का यूज करेंगे। कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। तो ये थे क्वेश्चंस। तो कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।